इतिहास के इस लेक्चर सीरीज में सारे दर्शकों का स्वागत। मैं शंकर कुमार, इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज में कार्यरत हूं और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है प्रागैतिक काल इतिहास का, भारतीय प्रागैतिक काल इतिहास का, जिसे प्री हिस्ट्री के तौर पर हम जानते हैं। और विशेषकर हम मेसोलिथिक कल्चर की चर्चा करेंगे, यानी कि मध्य पाषाण युग की। पहले के चर्चाओं में आपसे पैलियोलिथिक एज की चर्चा हो चुकी है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उसी के आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस में जो अगला स्तर है जो इवोल्यूशन का या हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन का, उसे हम मध्य पाषाण युग की संज्ञा देते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेसोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। कई ऐसे तकनीकी मसले आएंगे कि मेसोलिथिक एज और मेसोलिथिक ट्रेडिशन और वो किस प्रकार से मेसोलिथिक कल्चर से भिन्न है, तो वो हम लोग परिचर्चा के दौर में इन चीज़ों के ऊपर स्पष्टीकरण करेंगे। बड़े मोटे तौर पर जैसा आप सभी जानते हैं कि मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक कल्चर जिसे हम कहते हैं, उसे उसकी पहचान दो बड़े कालखंडों के बीच की है, यानी कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक स्टेजेस के बीच के स्टेज को हम मेसोलिथिक की संज्ञा देते हैं, मिडिल स्टोन एज की संज्ञा देते हैं, मध्य पाषाण युग की संज्ञा देते हैं। यानी पूर्व पाषाण काल के खत्म होने के पश्चात और नव पाषाण युग के शुरू होने के बीच का जो अंतराल है, लगभग 2000-3000 वर्षों का वैश्विक स्तर पर, उसे हम मेसोलिथिक कल्चर की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है और भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखेंगे कि कई बार और वैश्विक स्तर पर भी आप देखेंगे कि कई ट्रेडिशंस जो हैं, पहले की पैलियोलिथिक ट्रेडिशंस मेसोलिथिक कल्चर में भी व्याप्त होते हैं। वैसे ही कई बार जो मेसोलिथिक ट्रेडिशंस हैं, टूल मेकिंग ट्रेडिशन है, औजार बनाने की जो तकनीक है, वो आगे के जो स्टेज है, नियोलिथिक स्टेज है या नवपाषाण स्टेज है, उसमें भी व्याप्त होता है। और कई बार यह भी संभव होता है कि मेसोलिथिक कम्युनिटीज, यानी कि मध्य पाषाण युग के जो समुदाय हैं, उनका समकालीन, अगर मान लीजिए किसी दूसरे इलाके में पैलियोलिथिक एज में लोग रह रहे हैं या पैलियोलिथिक ट्रेडिशन में लोग रह रहे हैं, तो उनसे भी आदान प्रदान होता है। या नहीं तो काफी देर बाद भी हम देखते हैं कि कई नियोलिथिक कम्युनिटीज या नवपाषाण जो समुदाय है, उसका मेसोलिथिक कम्युनिटीज से इंटरैक्शन, आदान प्रदान भी होता रहता है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि नवपाषाण युग के आ जाने के पश्चात जो मध्य पाषाण युग है या मेसोलिथिक कल्चर है, वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो काफी समय बीतता है और कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इस सीक्वेंस का। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि कॉन्सेप्चुअल स्तर पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इन जो जीवन शैली हैं, जिसे हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के नाम से जानते हैं, उसमें स्वतः वैसा कुछ नहीं होता कि नियोलिथिक कम्युनिटीज या हायर स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के स्टेज में के संपर्क में आने के दौरान या पश्चात वह स्वतः खत्म हो जाता, ऐसा नहीं है। तो काफी समय तक, काफी अंतराल तक ऐसे कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी बनाकर कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री में। इसके पश्चात ये जो एक कैविएट के तौर पर डिस्कशन करने के पश्चात हमें यह जान लेना चाहिए कि चूंकि साक्ष्य के तौर पर जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्हें मेसोलिथिक कल्चर का अंदाजा उनके औजारों को देखकर लगता है। अतः ऐसी क्या विशिष्टता है इस युग के औजारों में जो कि इसे पूर्व पाषाण के औजारों से अलग बनाता है? तो जो मेसोलिथिक कल्चर है या जो मध्य पाषाण युग के
जो औजार हैं निश्चित रूप से वो पत्थर के ही बने होते थे और उसमें मेटल्स या धातु का प्रयोग न के बराबर होता था। तो वैसे जो औजार हैं उन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। तो ये बिल्कुल डिस्टिंक्टली जो पूर्व पाषाण युग के जो औजार हैं, पूर्व पाषाण संस्कृति के जो औजार हैं, उनसे साइज में, आकार में काफी छोटा होता था। ऐसा माना जाता है कि औसत तौर पर 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर के ही रेंज में माइक्रोलिथ्स होते थे। तो निश्चित रूप से अब हम उस युग की बात कर रहे हैं जब मनुष्य ने माइक्रोलिथ्स यूज करना शुरू कर दिया था बड़े पैमाने पर। तो जो भी उनका जो आर्टिफैक्ट्स है, जो भी उनका औजार है, उस असेंबली में माइक्रोलिथ्स की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखती है। और इसके साथ साथ जो सेटलमेंट है लोगों का, जहां वो अवस्थित होते थे, तो निश्चित तौर पर पैलियोलिथिक एज में हम यह मानते हैं कि चूंकि मनुष्य खुद खाना बना नहीं रहा था, उसका उत्पादन नहीं कर रहा था, तो वो एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में घूमते रहते थे। परंतु मेसोलिथिक कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेडेंटराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन या सेटल्ड पॉपुलेशन की भावना अब ज्यादा प्रबल होती दिख रही थी। इसका हमें पुरातात्विक उत्खनन में भी प्रमाण मिलता है कि जो मेसोलिथिक लेयर्स हैं वो थोड़ा मोटा दिखता है एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक असेंबली ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो वो यह दर्शाता है कि एक निश्चित जगह पर अब यह समुदाय ज्यादा समय के लिए रह रहा है। तो इससे यह भी अंदाजा इतिहासकार लगाते हैं और इसके थोड़े बहुत साक्ष्य भी उपलब्ध हमें होते हैं कि अब शायद वनस्पति को धीरे धीरे डोमेस्टिकेट करना लोग सीख रहे थे। सो प्लांट डोमेस्टिकेशन इज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज। और यही आगे चलकर एक बड़े विस्तृत तौर पर हमें नवपाषाण युग में इसकी शुरुआत मिलती है, प्लांट डोमेस्टिकेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन दोनों की। परंतु माइक्रोलिथ्स में आप कह सकते हैं कि प्लांट डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया लगभग शुरू सी हो चुकी थी। और ये जो सेटल्ड पॉपुलेशन है, एक जगह लंबे अंतराल तक रहने की जो एक परिपाटी बनी और उसका आधार एग्रीकल्चर ही बना, क्योंकि खेती जो है वो लंबे समय में अपना फल देता है। तो लोगों को एक जगह पर ज्यादा समय तक रहने की एक आप कह सकते हैं बाध्यता होती है। तो ऐसी अवस्था में जो सोशल इंटरैक्शन है लोगों का, जो कोऑर्डिनेशन है लोगों का आपस में, वो बढ़ता गया। और एक जगह पर जब एक समुदाय ज्यादा समय तक रहता है तो उसमें जो मानवीय संबंध बनते हैं, जो सामाजिक संबंध बनते हैं, वो भी लंबे समय तक व्याप्त होते हैं। और ऐसी अवस्था में कम्युनिटी को, उस पूरे समुदाय को एक रखने के लिए कई परिपाटियां, कई रिचुअल्स और कल्ट सिंबल्स की भी डेवलप होने की संभावना बनी रहती है। और उसके प्रमाण कल्ट सिंबल्स के तौर पर उनके आभूषणों में, ऑर्नामेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो मेसोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर में या मध्य पाषाण युग में हमें कल्टिक सिंबल्स इन ऑर्नामेंट्स का भी प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। तो यह कोई किसी जानवर का चित्र हो सकता है, या किसी पेड़ पौधे का चित्र हो सकता है, या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का, प्राकृतिक चीज का चित्र हो सकता है, और उसे एक विशिष्ट कल्टिक कॉन्टेक्स्ट में लोग उसे या तो पहनते थे या पूजते थे, या उसकी एक अलग जगह होती थी उस पूरे समुदाय के लिए, और वो उस पूरे समुदाय के लिए एक सेक्रेड कल्ट सा, एक पवित्र चित्र के तौर पर समझा जाता था। तो इसके प्रमाण हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसका समाजशास्त्री यह बताते हैं कि इसका आधार सेडेंटराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन की तरफ जो लोग अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे प्लांट डोमेस्टिकेशन के कारण, वह रहा होगा।
इसके पश्चात जो मध्य पाषाण संस्कृति की चर्चा हम भारतीय उपमहाद्वीप में कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके टर्म्स में अगर चीजों को समझने की कोशिश करें तो यह काल या यह स्टेज जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है मेसोलिथिक कल्चर के तौर पर, वह इस बात से भी जुड़ा है कि अब इस अवस्था में मनुष्य ने अपने आप कह सकते हैं कि अपनी एबिलिटी इतनी बढ़ा ली थी कि अब वो ज्यादा जनसंख्या को केटर कर सकते थे और ज्यादा जनसंख्या को सस्टेन कर सकते थे, क्योंकि जो औजार जिसका प्रयोग वह कर रहे हैं वो ज्यादा इफिशिएंट है, वो ज्यादा हल्का है। और इसके साथ साथ अब जो शारीरिक उनमें परिवर्तन आया है, उसके फलस्वरूप जो दिमाग का एक हिस्सा होता है ब्रोका रीजन, तो कई इतिहासकार जो नरकंकालों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने पाया कि जो ब्रोका रीजन के ऊपर का हिस्सा है जो ह्यूमन स्कल का, वो ज्यादा एक्सपैंडेड दिखता है इस युग में। तो ऐसा लगता है कि ब्रोका रीजन ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य का दिमाग है या किसी भी जानवर का दिमाग है, उसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी सरफेस एरिया के ऊपर। तो जो भी दिमाग का जो हिस्सा ज्यादा क्षेत्र में फैला होता है, इसका मतलब है कि उसका प्रयोग मनुष्य या वह प्राणी ज्यादा कर रहा है। और तो इस बात के भी हमें संकेत मिलते हैं कि अब मनुष्य कम्युनिकेशन यानी जो बातचीत या ध्वनि निकालना वगैरह इससे जुड़े जो क्रियाकलाप हैं वह बेहतर कर रहा है। और इसके फलस्वरूप अब जो उनका कोऑर्डिनेशन है, जो इफेक्टिवनेस है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक कल्चरल लाइफ के तौर पर, वह बाकी जीव जंतुओं की अपेक्षा बेहतर होता जा रहा है। उनकी सक्सेस चांसेस बढ़ती जा रही हैं। वो अपने स्किल को अगले जनरेशन तक बेहतर पास कर पाते हैं, या अपने जब वो आखेट करने जाते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में ध्वनि के कारण रहकर अपने स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। और इन सभी सक्सेसफुल एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज का एक प्रतिफल हमें साक्ष्य के तौर पर इंक्रीज्ड वैरायटी ऑफ टूल मटेरियल के तौर पर भी दिखता है। यानी कि अब जो पारंपरिक तरीके से पूर्व पाषाण युग तक मनुष्य जिन पदार्थों का, जिन मटेरियल्स का औजार बना रहा था, उन मटेरियल्स की संख्या अब बढ़ती दिखती है। तो अब केवल पत्थर के ही नहीं बल्कि जानवरों के हड्डियों के, उनके सींगों का, या बैम्बू स्टिक्स के, या टिम्बर लकड़ियों के, उसके भी संभवतः औजार मनुष्य बना रहा है। इसका प्रमाण सीधे तौर पर हमें न मिले, क्योंकि ये सभी पेरिशेबल मटेरियल्स हैं, वो कालांतर में गल जाते हैं और हमारे समक्ष वो उपस्थित नहीं होते हैं साक्ष्य के, सीधे साक्ष्य के तौर पर। परंतु कई ऐसे आप कह सकते हैं कि पेंटिंग्स हैं, सोलिथिक पेंटिंग्स हैं, जहां इस बात की ओर हम सोच सकते हैं कि इनका जो टूल मटेरियल है वो अब ज्यादा वैरायटी का है। एक, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेसोलिथिक एज जो है वो मेसोलिथिक कल्चर से थोड़ा भिन्न है। मेसोलिथिक एज आप कह सकते हैं पहले के काल में भी, जहां थोड़े बहुत पूरी जो उनकी आर्टिफैक्चुअल, मान लीजिए वो मोटे तौर पर वो पेलियोलिथिक कल्चर का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इक्का दुक्का आपको माइक्रोलिथ्स भी अगर वहां मिल रहे हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि उस इलाके में कहीं ना कहीं मेसोलिथिक एज की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जो मुख्य रूप से या जो मेन स्ट्रीम कल्चर है वो पेलियोलिथिक ही है। तो ऐसी अवस्था को मेसोलिथिक एज की भी संज्ञा दी जाती है, जबकि मेसोलिथिक कल्चर की संज्ञा हम तभी देते हैं जब पूर्ण रूपेण जो मेन स्ट्रीम कल्चर है वो मेसोलिथिक है।
और ऐसी ये जो डिस्टिंक्शन है, इसके बाद हम यह देख सकते हैं कि जो श्रीलंका का फाहियान केव है वहां हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं 32,000 ईसा पूर्व के आसपास के समय से। वैसे ही बाटाडोम्बा लेना इलाके से, वो भी श्रीलंका का ही इलाका है, वहां से हमें ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स मिलने शुरू हो जाते हैं 26,000 ईसा पूर्व के समय से। और ज्योमेट्रिकल का मतलब यहां ज्यामितीय आकार का माइक्रोलिथ्स है, जो कि मध्य पाषाण युग के आने की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं यह तकनीक, जो माइक्रोलिथ्स बनाने की जो तकनीक है, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है मेसोलिथिक कल्चर का, वो शुरू हो चुका है। वैसे ही महाराष्ट्र का एक इलाका है पतने, और वहां से भी हमें माइक्रोलिथ्स का प्रमाण मिला है, जो कि अपर पेलियोलिथिक टूल्स के साथ मिला जुला है। उसके साथ ही उसी संग्रह में मिला है, उसी असेंबली में मिला है 22,000 ईसा पूर्व के आसपास। वैसे ही बेली लेना, जो कि श्रीलंका में ही है, वहां से हमें मिलेट के जले हुए अनाज मिले हैं, और इसका समय लगभग 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हालांकि ये डोमेस्टिकेटेड वेरिएंट्स ऑफ ग्रेन्स नहीं है, ये उसकी जंगली प्रजाति है उसके ग्रेन्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मनुष्य अपने देख रेख में इस प्रकार के अनाज जो प्रकृति स्वतः उपलब्ध कराता है, वह उसकी देख रेख करना शुरू कर रहा है। और आगे चलकर इसी प्रक्रिया में एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो साक्ष्य हैं हमें मेसोलिथिक एज की, कल्चर तो बाद में आया, लेकिन मेसोलिथिक एज की हमें भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका, महाराष्ट्र इलाके से भी मिलना शुरू हो जाता है। और काफी 10,000 8,000 ईसा पूर्व के काफी पहले से यह शुरू हो जाता है। वैसे ही अगर धार्मिक क्रियाकलापों की बात करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक जगह पर रहने के पश्चात कस्टमरी बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाती हैं, जिसका प्रमाण हमें पूर्व पाषाण युग में बड़े तौर पर, बड़े स्तर पर नहीं मिलता है, परंतु मेसोलिथिक कल्चर में, मध्य पाषाण संस्कृतियों में हमें रिलीजियस बिलीफ्स या धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उसके ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। और बाघोर वन, जो कि राजस्थान में है, अपर पेलियोलिथिक स्टेज में ही, इसकी चर्चा हमने आपके साथ पिछले इंटरैक्शन में की थी। और अब देखते हैं कि मेसोलिथिक टाइम्स में उसका फर्दर इलैबोरेशन हो रहा है, वो ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि गहनों में या जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर भी कल्ट सिंबल्स दर्शाया जा रहा है, या कोई स्क्रॉल्स ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर, पत्थरों के ऊपर कोई मार्क बनाया जा रहा है, उस पर कुछ लिखा जा रहा है या उस पर कुछ स्क्रॉल किया जा रहा है। वैसे ही केव आर्ट, जो गुफाओं के दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है, उसका भी प्रमाण हमें मिलना शुरू हो जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो जो मध्य पाषाण युग है उसके साथ एक क्लाइमेटिक चेंज जुड़ा हुआ है, जो कि इन सभी परिवर्तनों का आधार है, और वो है एक ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। चूंकि अब हम लोग ग्लेशिएशन पीरियड की बात करते हैं इस समय के लिए, और आइस एजेस की बात करते हैं, तो यह समय जो है मेसोलिथिक कल्चर के आने का समय है, वो एक जनरल राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, और उसके फलस्वरूप बर्फ पिघल, जो पोलर आइस है वो पिघल रहा है, या जो आइस कैप है वो पिघल रहा है, जो लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंस में कई वनस्पतीय और जीव जंतुओं के सर्वाइवल भी बदलते जा रहे हैं। तो एक कॉन्सिक्वेंट चेंज हमें देखने को मिलता है वार्म और ड्राई क्लाइमेट के आने के पश्चात फ्लोरा और फाउनल लाइफ में भी, यानी वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवन शैली या उनके एक्सटिंक्ट हो जाने की भी संभावना या आशंका बनी रहती है। और उसी संदर्भ में मेसोलिथिक का जन्म होता है, या मेसोलिथिक कल्चर प्रस्फुटित होता है।
स्टोन टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोलिथ्स का मतलब ही होता है छोटे आकार के औजार, और 1 से 8 सेंटीमीटर इनका औसत आकार होता है। सबसिस्टेंस पैटर्न यानी कि कैसे वो जीवन पद्धति उनकी क्या थी, कैसे वो जिंदा रहते थे, तो मुख्य रूप से तो निश्चित रूप से हंटिंग एंड गैदरिंग पर ही आश्रित थे, परंतु अब हंटिंग एंड गैदरिंग पर रिलायंस जो है वो कम होता जा रहा है और बड़े जानवरों को मारने की संख्या अब कम होती जा रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो आखेट है वो छोटे जानवरों की जा रही है, क्योंकि हमें माइक्रोलिथ्स छोटे औजार मिलते हैं और मनुष्य अब ज्यादा बड़े जानवरों का आखेट नहीं कर रहा है, उसकी जरूरत नहीं है उन्हें, और छोटे जानवरों का आखेट कर रहा है। फिशिंग यानी मछली मारने की जो परिपाटी है वो शुरू हो रही है। फाउलिंग यानी कि पक्षियों को या चिकन वगैरह जो हम लोग खाते हैं, तो इस प्रकार का एक फूड बास्केट जो है वो बनता नजर आ रहा है एज कंपेयर टू पेलियोलिथिक टाइम्स, जहां की बड़े जानवरों को आखेट करना एक आम बात सी थी। इन सभी के प्रमाण हमें जो गुफाओं में जो चित्रण है मेसोलिथिक कल्चर का, उससे भी मिलता है। अगर मेसोलिथिक साइट्स की बात करें तो बागोर है राजस्थान में, जिसे सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का, कोठारी रिवर के आसपास अवस्थित है। 3 अलग अलग स्तर हमें बागोर से मिलते हैं। जो सबसे निचला स्तर है वो 5000 से 2000 ईसा पूर्व का है, और वह मेसोलिथिक कल्चर का रहा होगा। तिलवाना राजस्थान में एक जगह है, वहां का जो अर्लीस्ट लेयर है, जो सबसे पहला निचला स्तर है, वो मेसोलिथिक है। और फेज 2 जो है उसके ऊपर का जो स्टेज है, वहां हमें न्योलिथिक या नवपाषाण संस्कृति का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें आयरन का भी आगमन हो जाता है, लेकिन माइक्रोलिथ्स भी साथ में है। तो इस प्रकार का जो इंटरपेनिट्रेशन जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था, उसका प्रमाण हमें मिलता है। वैसे ही लंगनाज गुजरात में है, वहां से हमें 3 स्तरीय प्रमाण मिलते हैं। फेज 1 जो है, जो सबसे निचला स्तर है, वहां हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। वहां लोगों को एक विशिष्ट तरीके से दफनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होती दिखती है। वहां जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, संभवतः पालतूकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और बेरियल यानी कि दफनाने की प्रक्रिया, यानी कि अब एक समुदाय की भावना बनती जा रही है, और आफ्टर लाइफ बिलीफ की भी भावना प्रबल होती जा रही है। वैसे ही सराय नहर राय जो कि महादाह के आसपास उत्तर प्रदेश में है, वहां से हमें 8000 ईसा पूर्व के आसपास प्रमाण मिलते हैं, जो कि संभवतः मध्यपाषाण युग के प्रमाण हैं। यहां भी हमें मनुष्य को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, और अनयूजुअली जो लंबा पुरुष और अनयूजुअली लंबी औरत के दफनाए जाने के प्रमाण हमें मिले हैं। 180 सेंटीमीटर, लगभग 6 फीट का पुरुष और 170 सेंटीमीटर की औरत। वैसे ही पैरेलल साइड ब्लेड्स जो कि टूल टाइपोलॉजी की तरफ अंकित करता है। एक फ्लिंट है, यानी कि अब एरो जो कि एक व्यक्ति के स्केलेटन में धंसा हुआ मिला है, तो यानी कि धनुष बाण जिसकी भारतीय माइथोलॉजी में काफी चर्चा होती है, तो उसका भी प्रयोग लोग शुरू कर चुके थे। भिमबेटका जो कि एक फेमस वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां से हमें मेसोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जो पर्यावरणीय अवस्था है यहाँ की, वो काफी फेवरेबल माना जाता है मेसोलिथिक कल्चर के पनपने के लिए। कोंकण एरिया में भी हमें मेसोलिथिक प्रमाण मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू जो कि आप कह सकते हैं झारखंड इलाका है, वहां हमें कई मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं। कृष्णा और भीम रिवर्स जो कि डेक्कन में की बात करें, वहां से भी हमें कई मेसोलिथिक कल्चर्स के प्रमाण मिले हैं। सबसिस्टेंस पैटर्न जिस पर वो जीवन यापन करते थे, तो कई जानवरों के कैटल, शेप, माफ करें ये शिप का स्पेलिंग गलत, SHEEP होना चाहिए, गोट, बफेलो, पिग, डॉग, बोर, एलिफेंट, लिजर्ड, टॉर्टोइज, फिश, इन सबों के प्रमाण हमें मिलते हैं अलग अलग साइट से। और इसके अलावा वो जो जड़ है या ट्यूबर्स हैं, जो फल हैं या मध है, मधु, उसका भी वो संकलन करते थे। वीविंग का प्रमाण नहीं मिलता है। वीविंग संभवतः न्योलिथिक में शुरू हुआ। जो जेवरात थे वो एनिमल बोन के बने हुए थे।
और शुरुआती दौर में पुरुष ही जेवर जेवरात पहनते थे। आगे चलकर महिलाओं ने इसे एक परिपाटी के तौर पर बनाया। एवरेज लाइफ स्पैन 19 से 28 वर्षों का रहा होगा। जो भी हमें नरकंकाल मिले हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है। कई बार डबल बेरियल यानी कि मनुष्य और मेल और फीमेल को एक साथ दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। भिम्बेटका से हमें काफी रिच पेंटिंग्स मेसोलिथिक की मिली हैं। बेलन वैली में कई जानवर के जो हड्डियां हैं उससे बनाए हुए कई छोटे छोटे हमें फिगरेंस मिले हैं, और कई ऐसे जानवरों के फिगरेंस मिले हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऐसा भी लगता है कि उस समय ये प्रकार के जानवर होते थे, अब नहीं है। तो ये मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक मेसोलिथिक संस्कृति की अवस्था को बताता है। अब आग का प्रयोग मीट को रोस्ट करने के लिए हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा नहीं था, केवल जानवरों को भगाने के लिए होता था। और पाउंडिंग सीड्स के लिए भी कोअन्स और म्यूलर्स का उपयोग शुरू हो चुका था, लेकिन बर्तन का प्रयोग नहीं हुआ था। तो ये मोटे तौर पर आपको मेसोलिथिक एज की, मेसोलिथिक कल्चर की एक रूपरेखा मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद।